गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को। भाग 4 में 36 से 51 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट अनुच्छेदों से भी क्वेश्चन आ जाता है और बहुत बार लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एग्जाम के अलावा भी ये वो पार्ट है जो एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें डीपीएसपी का पता होता है तो फिर हम सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का स्वयं भी मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसीलिए संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि लोकप्रिय मतों पे काम करने वाली सरकार को डीपीएसपी के तहत ही काम करना पड़ेगा। सरकार डीपीएसपी की अवहेलना कर ही नहीं सकती। अगर कोई सरकार डीपीएसपी की अवहेलना करती है तो चुनावों के समय में उसे मतदाताओं के सामने स्वयं ही इसका उत्तर देना पड़ेगा। और क्योंकि डीपीएसपी ये वो भाग है जिसके लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, तो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया से दूर रखा और इसे जनता के ऊपर छोड़ा। जनता पे ज्यादा विश्वास दिखाया कि जनता जो है वो स्वयं मूल्यांकन करे कि हमारी जो सरकार है वो डीपीएसपी के तहत काम कर रही है, वैसी नीतियां बना रही है या नहीं बना रही है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस बात को बताया है कि जब कभी कोई विधि बनती है और अगर उस पर कोई क्वेश्चन लगता है, कोई प्रश्न चिन्ह लगता है, तो न्यायालय उसकी संवैधानिकता देखते समय न्यायालय भी ये देखता है कि वो विधि जो है अगर वो डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई है, तो ऐसे में न्यायालय 14 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के तर्क संगत मानते हुए उसको असंवैधानिक घोषित होने से बचाता है। तो न्यायालय भी चाहता है कि सरकार काम करे, नीतियां बनाए, विधि बनाए डीपीएसपी के तहत। और क्योंकि संविधान सभा ने इस भाग 4 को इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा ही है कि एक बार में आजादी के बाद, संविधान लागू हो जाने के बाद तुरंत सारे काम जो हैं वो भारत सरकार और राज्यों की सरकारें तुरंत नहीं कर सकती थी। तो आने वाले समय में सरकार जैसी नीतियां बनाती है और जिस तरह से आगामी नीतियां बनेंगी, उसके लिए जरूरी है कि सरकार के लिए एक निर्देश, इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश दे दिए जाएं कि सरकार को कैसे कैसे काम करना है। तो बेसिकली इस भाग में है क्या? इस भाग में है कि सरकार को कैसे काम करना है। और बार बार एक शब्द आता है जब हम भाग 4 पढ़ते हैं, राज्य। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहला आर्टिकल स्टार्ट होता है भाग 4 का, यानी अनुच्छेद 36, उसमें सबसे पहले दी ही गई है राज्य की परिभाषा। आज की क्लास में हम 36 से 51 तक ये आर्टिकल्स जो हैं, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको एक सीक्वेंस जनरेट करते हुए याद करने की कोशिश करेंगे और इनके अंदर जो प्रावधान है उनको भी डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भाग है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संविधान का भाग 4 जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, 36 से 51 तक आर्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं। इस भाग में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि आखिर हमने इनको लिया कहाँ से है? तो इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से हमें मिली है, क्योंकि हमें ये भी तो ध्यान रखना होता है कि हमने हमारे संविधान में जो अलग अलग भाग लिए हैं, जो उपबंध, जो प्रावधान किए हैं, उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली है। तो डीपीएसपी की प्रेरणा हमें मिली है आयरलैंड के संविधान से। राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में, क्योंकि प्रियम्बल, प्रस्तावना क्या है? आईना है हमारे पूरे संविधान का। अगर कोई पूरा संविधान ना पढ़ना चाहे और तब भी वो ये जानना चाहे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत में क्या है? सर्वे सर्वा, सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। शासन प्रशासन सब कुछ कैसे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो अगर कोई चाहे कि पूरा संविधान ना पढ़ूं मैं, केवल किससे बहुत थोड़ा पढ़कर ही अगर मेरा काम चल सकता है क्या? तो बिल्कुल प्रस्तावना, प्रियम्बल, वो प्रियम्बल ऐसा है हमारा जिसमें हमारे पूरे संविधान की झलक है। तो यहाँ पे भी राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जो बताई गई है, उसी पे आधारित डीपीएसपी है। एक लाइन में आपको बताना हो कि इसका पर्पज क्या था, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर डीपीएसपी के तहत सरकार अपने सारे काम करती है तो हमारा भारत जो है वो स्वर्ग से कम नहीं रह जाएगा। ये भी संविधान सभा के सदस्य के द्वारा ही कहा गया था। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करके इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय करने के लिए जरूरी हो, वांछनीय हो।
ये हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि क्यों हमने डीपीएसपी को लागू किया है, इसका उद्देश्य क्या था। नीति निदेशक तत्वों का महत्व क्या है, भाग जोड़ा गया है तो इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस, एक महत्व भी है। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सरकार को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह काम करना है गवर्नमेंट को। और हम जानेंगे राज्य का मतलब क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सरकार किसे कहते हैं, है ना। केंद्र सरकार किसे कहते हैं, राज्य सरकार किसे कहते हैं, और स्थानीय स्वशासन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो निदेशक तत्व भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार हैं। सरकार जो कल्याणकारी, लोगों की सेवा में, लोगों के कल्याण के लिए जो नीतियां बनाती है, जो पॉलिसी बनाती है, उसका आधार कौन बनते हैं, डीपीएसपी बनते हैं। हम आर्टिकल्स को डिस्कस करते समय जानेंगे कि कैसे नलसा, सलसा, डलसा इनकी स्थापना की गई है, किस तरह से अधिनियम बनाए गए हैं, इन्हीं डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जरूरी हो जाता है ना, जो भाग हम पढ़ रहे हैं और जिसके लिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार को ये निर्देश, राज्य को निर्देश दिए गए, लेकिन हम राज्य ना कहकर बार बार गवर्नमेंट कह देते हैं। तो सरकार को या राज्य कह दें तो राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो कैसे काम करे अपना। तो जरूरी हो जाता है कि आजादी और संविधान लागू होने के बाद से लेकर वर्तमान समय तक राज्य ने वो कौन से काम किए हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, डीपीएसपी के तहत राज्य ने काम किए हैं। तो हम उनको भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं इसी डीपीएसपी को ध्यान में रख करके। तो निदेशक तत्व भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार भी बनते हैं। अनुच्छेद 36 अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, भाग 4 आर्टिकल 36 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि भाग 3 और भाग 4 ये दो वो भाग हैं जहां से डायरेक्ट आपको आर्टिकल देकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लगभग वनडे एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे डायरेक्ट आर्टिकल से पूछा गया हो, चाहे लैंग्वेज से पूछा गया हो। तो भाग 3 भी इंपॉर्टेंट है और भाग 4 भी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक सरकार और न्यायपालिका और ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आपसी झगड़ा बहुत लंबे समय तक चला था। न्यायपालिका में ये प्रक्रिया बहुत लंबी चली, फंडामेंटल राइट बड़े हैं या डीपीएसपी ज्यादा बड़े हैं। सरकार डीपीएसपी के तहत काम कर रही है, ऐसे में फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने के नाते लोग जो हैं, भारत के नागरिक जो हैं, वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि जा सकते हैं ना आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। तो वो जा रहे हैं कि हमारे तो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसे में ये एक बहुत लंबी प्रोसेस के बाद जा करके इस बात को सरकारें भी और इसके अलावा न्यायपालिका भी और हमारे भारत के नागरिक भी समझ पाए इस बात को कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कोई आपसी झगड़ा नहीं है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके अधीन है, कौन प्रभावी रहेगा, कौन सर्वोपरि है। नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार काम करे डीपीएसपी के तहत तो फंडामेंटल राइट के लिए वैसे ही काम हो जाएगा, क्योंकि जो प्रावधान आज हम डिस्कस करने वाले हैं 36 से 51 में, आपको खुद से ही लग जाएगा कि टकराव होने जैसी कोई स्थिति बननी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर भी लेते हैं उस बात को। हाँ, उस झगड़े को और कौन कौन से केस हुए थे, क्योंकि मिनरवाल मिल्स भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से वाद हुए थे और स्पेशली फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को लेकर के कौन कौन से वाद हुए और उनमें क्या क्या वर्डिक्ट आया, उस टॉपिक को हम एक अदर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि आज का हमारा टारगेट ये डीपीएसपी को डिस्कस करना, उसके एक सीक्वेंस को जनरेट करना और उसके अंदर के प्रावधानों को डिस्कस करना। तो सबसे पहले, क्योंकि आर्टिकल 36 से स्टार्ट हो रहा है भाग 4, तो 36 में कहा गया कि इस पूरे भाग में बार बार एक शब्द आने वाला है हमारे सामने, राज्य राज्य राज्य। तो आखिर ये राज्य क्या है? तो सबसे पहले 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य की परिभाषा में ध्यान देना है, क्या लिखा गया है कि राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में दिया गया है। और भाग 3 में यानी मूल अधिकारों में दिया गया है। भाग 3 में कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 भाग 3 की शुरुआत इस बात से हो रही है, अनुच्छेद 12 से, जिसमें दिया गया है राज्य की परिभाषा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है और आपको आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और कुछ अदर आर्टिकल, आर्टिकल 50, आर्टिकल 17, कुछ अलग अलग आर्टिकल देकर पूछा जाए, तो आप परिभाषा पे अगर एक ही अनुच्छेद पे टिक करना है आपको, तो आप अनुच्छेद 12 पे करेंगे, क्योंकि 36 में परिभाषा वापस नहीं लिखी है, केवल ये लिख दिया गया है कि 36 में राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 में है। अगर आपको ऑप्शन इस तरह से मिले कि 12 और 36 दोनों एक साथ हैं और फिर मान लो 14 और 15 दे दिया जाए या 30 और 32 दे दिया जाए और कुछ ऑप्शन में 49 और 50 दे दिया जाए, तब तो नो डाउट 12 और 36 वाला विकल्प ही सही होगा। लेकिन अगर 12 और 36 अलग अलग विकल्पों में है,
तो फिर आप राज्य की परिभाषा के लिए विकल्प चूज करेंगे 12, क्योंकि डिफाइन वहीं किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो परिभाषा नहीं दी, लेकिन आपको पता होना चाहिए राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य का मतलब है, हम वही परिभाषा देख रहे हैं जो 12 अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य का मतलब है हमारी सरकार यानी केंद्र सरकार और हमारी संसद, हमारे राज्यों की सरकार और हमारे विधानमंडल। अब संसद में कौन आते हैं, राज्य विधानमंडलों में कौन आते हैं, सरकार के अंग क्या होते हैं, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट परिभाषा देख रहे हैं। इसके अलावा जो भी स्थानीय निकाय हैं, भारत सरकार के नियंत्रण में जो भी अधिकरण, जो भी प्राधिकार हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वो सभी आते हैं राज्य के अंतर्गत। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी पार्लियामेंट, हमारी लेजिस्लेचर, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा हमारी लोकल बॉडीज जो नगर पालिका, जो पंचायत, स्थानीय स्वशासन के तहत हमने देखी है, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, राज्य के अंतर्गत। और इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज आप देखते हैं वो सभी क्या हैं, राज्य हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि राज्य की क्या परिभाषा है। अब कोई आपसे पूछे राष्ट्रपति का मतलब भी राज्य है क्या, बिल्कुल है। जब संसद लिख दिया गया तो संसद का मतलब ही है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति भी राज्य हैं, प्रधानमंत्री भी राज्य है, मंत्रिपरिषद भी राज्य है, क्योंकि जब लोकसभा राज्यसभा लिख ही दिया है तो वो सभी सदस्य क्या हैं, राज्य का ही भाग है, तो वो भी राज्य हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। सबसे पहले राज्य की परिभाषा दे दी, क्योंकि सभी अनुच्छेदों में पढ़ने वाले हैं राज्य को क्या करना है, राज्य क्या करेगा, तो ऐसे में राज्य को परिभाषित किया सबसे पहले। दूसरे में क्या किया कि भाई ये जो प्रावधान हम करने जा रहे हैं इस भाग में, हम उसी तरीके से, उसी माइंडसेट से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक सीक्वेंस जनरेट हो। तो इसके बाद 36 के बाद अनुच्छेद 37 में अब क्या लिखा जाएगा, इसके लिए आप विचार कीजिए कि हम बार बार राज्य क्या करेगा ये बातें लिखेंगे, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो है वो जाकर ये कह सकती है न्यायालय में कि जैसे मूल अधिकारों का हनन होने पे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो डीपीएसपी के तहत अगर सरकार काम नहीं कर रही है, नीतियां वैसी नहीं बना रही है, तो कोई भी न्यायालय पहुंच जाएगा। तो और इतने भौतिक संसाधन, इतना वित्त, इतने संसाधन हमारे पास मौजूद नहीं है कि तुरंत डीपीएसपी के सभी प्रावधानों को सरकार जो है, राज्य जो है वो लागू कर दे। यानी ये तो भविष्य में समय समय पे सरकार नीतियों के तहत लागू करेगी। इसी माइंडसेट के साथ इनको जोड़ा गया था। तो यहाँ पे 37 में तुरंत प्रावधान किया कि डीपीएसपी का हनन होने जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, इसके लिए कोई न्यायालय नहीं जाएगा, न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये बात तुरंत, यानी डीपीएसपी के सभी प्रावधानों को, राज्य को बचाव कर दिया गया यहाँ पे अनुच्छेद 37 के अंदर। पहले राज्य की परिभाषा, उसके बाद राज्य का बचाव किससे, न्यायालय से। तो 37 में लिखा गया इस भाग के उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट नहीं जा सकते, परंतु ये देश के शासन में मूलभूत हैं। ये बहुत आवश्यक तत्व हैं जो लिखे गए हैं, और विधि बनाने में, कोई भी नियम, कानून, लॉ बनाने के अंदर इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। और राज्य का कर्तव्य मतलब हमारी संसद यानी हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका, इनका काम होगा कि वो इन तत्वों के अनुसार ही विधि बनाएं और फिर लागू करवाएं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बचाव कर दिया गया राज्य का। अब बात आती है अनुच्छेद 38। इसीलिए आप बहुत सारी बुक्स में देखेंगे कि नीति निदेशक तत्व भाग 4 के तहत राज्य को जो निर्देश दिए गए हैं वो अनुच्छेद 38 से स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 36 में तो परिभाषा दी, 37 में न्यायालय से बचाव किया, 38 से स्टार्ट होता है कि राज्य क्या करेगा। तो आप सोच के देखिए, सबसे पहले राज्य को क्या करना चाहिए। हमारी कैसी भावना रहती है भारतवासी होने के नाते, हम लोक कल्याण के अंदर विश्वास करते हैं। तो वही बात 38 में लिखी गई। क्या लिखा गया, राज्य लोक कल्याण के लिए काम करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और इसी के अंदर आर्टिकल 38 का पहला जो है उसमें लिखा गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो बात हमारी प्रस्तावना प्रेम्बल में लिखी गई, उसी के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य, जिससे क्या हो, हमारे सभी लोगों के अंदर सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके, आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। इसमें क्या किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसकी परिभाषा को बदला गया। इसकी जो लैंग्वेज थी उसमें चेंज किए गए थे 1978। हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हैं जिनका संबंध है डीपीएसपी से। तो आपको पता होना चाहिए 7वां संविधान संशोधन, 42वां 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट,
इसके अलावा जो अमेंडमेंट हैं उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। 86th अमेंडमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अमेंडमेंट जिनका संबंध है किससे, डीपीएसपी से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा 44th अमेंडमेंट को, जो कि आर्टिकल 38 के अंदर लैंग्वेज के अंदर किया गया था और 38(2) को भी जोड़ा गया था इसी 44 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा। 44th सीए लिख देते, कॉन्स्टिट्यूशनल सीए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर हुआ था। राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। अब हमने कहा राज्य कैसा होगा, लोक कल्याणकारी होगा। तो लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए। और दूसरा क्या बात कही गई कि राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं, लोगों का कल्याण तभी तो होगा जब समानता होगी। तो आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और अलग अलग व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उन समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 38 अगर आप याद रखते हैं तो अंदर के प्रावधान आपको ध्यान रह जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो आर्टिकल से क्वेश्चन रहता है वो इसी तरह से रहता है कि राज्य लोक कल्याणकारी होगा, ऐसा कौन से अनुच्छेद में है। तो ऐसा आर्टिकल 38 बात करता है। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 39 की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसके अंदर के जो प्रावधान है ABCDEF, इन प्रावधानों, आप क ख ग घ भी कह सकते हैं, आप ABCD भी कह सकते हैं। इसके अंदर के जो प्रावधान है उनको आपको सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि कितनी ही बार क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 39E को लेकर, आर्टिकल 39D को लेकर। तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट आर्टिकल, और वैसे भी हम जब पूरी पॉलिटी को, हमारी राज्य व्यवस्था को डिस्कस करते हैं तो आर्टिकल 1 से लेकर 51 K तक वो अनुच्छेद हैं जो आपको हर वक्त याद रहने चाहिए एज ए स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर वक्त। हाँ, डीपीएसपी क्या भाव है वो एक आम नागरिक को भी पता होने चाहिए, भारत का नागरिक होने के नाते पता होने चाहिए। लेकिन उस नागरिक को ये जरूरी नहीं है ना कि वो ये बता पाए कि 39E में क्या लिखा गया है, उसके लिए वो जरूरी नहीं है। उसके लिए जो लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी पता होना चाहिए आर्टिकल 39E क्या कहता है, आर्टिकल 39D क्या कहता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस जनरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ईजी मैनर में याद हो सके। तो आर्टिकल 39 सबसे पहले एक लाइन में जो आप याद रखेंगे वो ये कि यहाँ पे राज्य अपनी नीतियां किस प्रकार बनाएगा, उसके लिए बातें बताई गई हैं। तो राज्य अपनी नीतियां बनाने में क्या ध्यान रखेगा, सबसे पहले ध्यान रखेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का उनको अधिकार हो, ऐसा राज्य ध्यान रखेगा। दूसरा कहा कि अब आप सोचिए कि हर किसी को अपना जीवन चलाने के लिए पर्याप्त साधन पे उसका अधिकार हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जितने भी हमारे भौतिक संसाधन हैं उनका बंटवारा सबके हित में होना चाहिए। तो ठीक इसी बात को 39 के B में जोड़ दिया गया कि भाई भौतिक संसाधनों का बंटवारा जो है स्वामित्व और नियंत्रण और उनका बंटवारा सामूहिक हित में होना चाहिए। फिर बात कही कि इसके लिए क्या जरूरी है, यानी भौतिक संसाधनों का बंटवारा समान रूप से हो। इसका मतलब कहीं से कहीं तक अर्थव्यवस्था का, धन का, वित्त का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड ना हो जाए जो हमारा फाइनेंस है, जो हमारा धन है। तो यही बात लिखी गई C के अंदर। आर्थिक व्यवस्था में धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो। अगर अब इसे आप रिवर्स भी कर सकते हैं, आप एक या दो बार इस सीक्वेंस को बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। आप इसे उल्टा भी बोल सकते हैं कि C बात करता है, जैसे कुछ को तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि 3 या 4 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपको भाग 4 में सीधे याद होने चाहिए, उनके आगे पीछे का सीक्वेंस अपने आप जनरेट हो जाएगा। जैसे कौन से वो आर्टिकल है, तो 36 में क्या है, परिभाषा है राज्य की, 37 में न्यायालय से अलग रखा गया है। इसके बाद आपको याद होना चाहिए 40 क्या बात करता है, पंचायतों के गठन की, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं इनमें सामाजिक सिद्धांत भी आपको दिखाई देगा, इसमें गांधी जी का दर्शन भी आपको दिखाई देगा, और इसमें कुछ उदारवादी बौद्धिकता जैसी कुछ चीजें भी आपको दिखाई देंगी कि कुछ उदार लिबरल तरीके से भी प्रावधान किए गए हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कहा कि इसमें आपको सामाजिकता के वाले तत्व जो है वो दिखेंगे अच्छे से, तो इसका मतलब आपको आर्टिकल 40 इसमें ध्यान रखना है। गांधी जी के चलते पंचायतों का गठन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, कि ऐसा ना हो केंद्र में बैठा व्यक्ति ही पूरी सत्ता पे कंट्रोल कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, पंचायतों का गठन, यानी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। तो पंचायतों का संगठन कौन से में आता है, आर्टिकल 40, डायरेक्ट याद रहना चाहिए।
इसके बाद बात करें तो कौन सा जो डायरेक्ट याद रहे, 36, 37, 40 और 44। अगर आप इतने याद रख ले जाएंगे तो आप यकीन मानिए एक सीक्वेंस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। 40 के बाद 44 जो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो बात करता है समान सिविल संहिता की, जिसको लागू करने के लिए देश प्रयास कर रहा है और बहुत हद तक हमारे यहाँ ऑलरेडी भी है ना, सभी के लिए समान कानून है हमारे यहाँ। लेकिन कुछ मामलों में जैसे विवाह से संबंधित कुछ नियम है, कुछ उत्तराधिकारिता से रिलेटेड जो नियम है, उनमें कुछ में क्या है, अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग नियम कानून है, उनको भी समान करने की बात चल रही है। तो ऐसे में कुछ आर्टिकल जिसमें 36, 37, 40 और 44, अगर आप 4 अनुच्छेद सीधे याद कर ले जाते हैं कि आपको नींद में उठाकर भी पूछ लिया जाए अनुच्छेद 40 क्या कहता है, आप तुरंत बोल ले जाए, तो ऐसे में फिर सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा आपका कि बाकी में क्या लिखा गया है। इसके बाद आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं कि भी धन का केंद्रण ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भौतिक संसाधनों को ऐसे बांटना पड़ेगा जो सबके हित में हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो क्यों कर रहे हैं हम भौतिक संसाधनों का बंटवारा, ताकि लोगों को यानी स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को जो है वो अपनी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त साधन जो है उसमें उनका अधिकार हो सके, इसलिए करेगा। इसके बाद डी के अंदर क्या कहा गया है, जो बहुत बार पूछा गया है, आप जब कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते होंगे तो आप पाते होंगे कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को यानी स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 39 के डी में दिया गया है। ई क्या कहता है, पुरुष और स्त्री अब केवल समान वेतन देने से काम नहीं चलेगा, फिर सीक्वेंस है यहाँ पे कि समान वेतन दे दिया दोनों का, इससे काम नहीं चलेगा, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पुरुष और स्त्री काम करने वाले जो हैं उनके स्वास्थ्य और शक्ति और जो बच्चे हैं उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और विवश होकर किसी नागरिक को ऐसा काम ना करना पड़े, ऐसा एम्प्लॉयमेंट, ऐसा रोजगार ना करना पड़े जो उसकी आयु और उसकी शक्ति के अनुकूल ना हो। तो राज्य ऐसे विधि, ऐसे नियम कानून बनाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनकी बाल्यावस्था का भी ध्यान रखा जाए, जो एज्ड लोग हैं उनकी अवस्था का भी ध्यान रखा जाए और जो काम करने वाले स्त्री पुरुष हैं उनका भी स्वास्थ्य बना रहे। तो इसके लिए सरकार, इसके लिए हमारा राज्य काम करेगा, और राज्य यानी सरकार। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 के एफ की। ये क्या कहता है, क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसे एफ को में इसमें क्या प्रावधान है, तो बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। बेसिकली राज्य ऐसी नीति बनाए जिससे किसी का शोषण भी ना हो, यानी किसी का अगर शोषण हो रहा है तो वो भी रुके, उसको नैतिक और आर्थिक परित्याग से भी उसकी रक्षा की जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अनुच्छेद 17 जिसको प्रभावी किया गया, मूल अधिकार तो था ही था अस्पृश्यता का अंत, लेकिन उसके लिए नियम कानून, क्योंकि राज्य को ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, नैतिक रूप से भी नहीं होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी उसका परित्याग नहीं होना चाहिए, कोई यूं ना कहे कि आप हम में शामिल नहीं हो सकते। तो सरकार ऐसे नियम बनाएगा, ऐसी विधि बनाएगा जिससे किसी का शोषण ना हो और सभी को क्या हो, स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। तो ऐसी सरकार क्या करेगी, कोशिश करेगी। ये हमने 39 तक, अभी तक हमने 36, 37, 38 और 39 4 ही अनुच्छेद देखे हैं। क्या प्रावधान है, सबसे पहले राज्य की परिभाषा, फिर राज्य को न्यायालय से बचाया है कि हर कोई न्यायालय ना पहुंच जाए कि डीपीएसपी के तहत सरकार काम नहीं कर रही है, तो न्यायालय से बचाव कर दिया गया है। यानी इसको हम लैंग्वेज में, पॉलिटी की लैंग्वेज में या संविधान की भाषा में कहते हैं कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आप याद रख सकते हैं कि न्यायालय से बचाव किया गया है। उसके बाद 38 में कहा राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। फिर 39 में कहा गया कि यहाँ पे राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा, कैसी नीतियां बनाएगा, उसमें ABCD EF तक हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 क की, जो कि फिर से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आपको कोई भी अनुच्छेद जिसके आगे कैपिटल A लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि क से तो आप पहचान नहीं पाएंगे, इसीलिए आप अगर इंग्लिश में याद करते हैं तो आपके लिए आसानी है। अगर आपको कहीं पे कैपिटल A दिखता है या कैपिटल वर्ड दिखता है तो इसका मतलब तुरंत समझ जाइए उसको संविधान में संशोधन करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है। तो 39 क को बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा, वही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। इसे तो कहते ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, लघु संविधान बना दिया गया था इस 42nd में। फिर बहुत सारे प्रावधानों को 44th में फिर से बहाल किया गया था, बदला गया था, इसीलिए 42nd और 44th 2 अमेंडमेंट अपने आप में
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 42 में 1976 के द्वारा शामिल किया गया था, 1977 से ये प्रभाव में आया था। यहाँ पे क्या कहा गया कि राज्य ये सारे काम तो कर रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्थापना किसकी की गई? नलसा की। नलसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो हमारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है। इसकी स्थापना किस आधार पे की गई अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी स्थापना की गई इस 39A के तहत ही। क्या लिखा गया यहाँ पे? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, आर्थिक रूप से उतना सशक्त नहीं है, तो वो न्यायालय जाने के लिए, उस सारी प्रोसेस के लिए खर्च नहीं उठा सकता। तो राज्य का ये भी दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक जो है वो न्याय से वंचित ना रह जाए, इसलिए निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रोवाइड करवाई जाए। तो नलसा को बनाया गया, कहाँ पे? नेशनल लेवल पे। डलसा को बनाया गया, इससे पहले सलसा देखते हैं। नलसा के बाद सलसा, क्योंकि स्टेट लेवल आना चाहिए। देखिए, नलसा को बनाया गया, उसके बाद सलसा को बनाया गया। सलसा क्या है? बेसिकली ये लीगल सर्विस अथॉरिटी है। स्टेट जोड़ दीजिए आप, डिस्ट्रिक्ट जोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जिले के स्तर पे जो कानूनी सेवा प्राधिकरण है उसको हम डलसा कह देते हैं, जो राज्य के स्तर पे है उसको हम सलसा कह देते हैं, और जो राष्ट्र के स्तर पे है वो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नलसा हो गया है। ठीक है, तो ये नलसा, सलसा, डलसा की स्थापना किसके तहत की गई है? तो आर्टिकल 39 में, क्योंकि राज्य को कहा है कि आप ऐसे काम करो, ऐसी नीतियां बनाओ, ऐसे प्राधिकरण बनाओ ताकि सभी को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो सके और समान न्याय तक सबकी पहुंच बन सके। तो इसी के तहत इनकी स्थापना की गई। तो काम जो सरकार के द्वारा किए गए हैं इसी डीपीएसपी के तहत, उनका पता भी तो होना चाहिए। राज्य यह सुनिश्चित, इसमें यह जोड़ा गया कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ भी हो सके और कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित भी ना रह जाए। तो इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया 42 अमेंडमेंट के द्वारा। अनुच्छेद 39 के या 39A को जोड़ा गया था। अब बात करते हैं 40 की, जो आपको नींद में भी याद होना चाहिए, पंचायतों का संगठन। और इसको क्योंकि हमने जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिस्कस किया था, स्थानीय स्वशासन को, उस समय भी डिस्कस किया था कि अनुच्छेद 40 के तहत हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां भी और बाद में फिर 74वां भी हुए, तो बिल्कुल आसपास ही थे, लेकिन कहना तो 73वां और 74वां पड़ेगा। तो क्यों किए गए थे वो संविधान संशोधन? ताकि संवैधानिक रूप से अनिवार्यता की जाए राज्यों के ऊपर कि वो पंचायतों का गठन करें अपने राज्यों के अंदर। तो इस नाते, क्योंकि डीपीएसपी के तहत सरकार ऐसा कर सकती है, सरकार को ये बताया गया है कि आप ऐसी नीति बनाइए ताकि हमारी सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, ताकि पंचायतों का संगठन हो। तो ऐसा राज्य ने किया भी। राज्य ने क्या किया? 73वां संविधान संशोधन किया। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। तो ये सारे प्रावधान सरकार ने किए भी, जो कि हमारे सामने है, राइट। इसके लिए आप वो क्लास भी देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, जिसमें हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिस्कस किया है। अब बात आती है अनुच्छेद 41 की। हाँ, 40 में इतना ही है कि पंचायतों के संगठन के लिए राज्य कदम उठाएगा। अब बात आती है अनुच्छेद 41 की। 41 क्या कहता है? अब पंचायतों का गठन तो हो गया, अब वापस आ जाइए लोगों पे। लोगों को काम चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए। किसका दायित्व है, किसकी ड्यूटी है ये सब प्रोवाइड करवाना? ऑब्वियस सी बात है, राज्य की, हमारी सरकारों की। तो इसके लिए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 41 में। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार, और क्योंकि इसीलिए बार बार डीपीएसपी के लिए आप बहुत बार ये शब्द सुनते होंगे कि पिता और संतान की भूमिका में है डीपीएसपी। पिता की भूमिका में कौन है? राज्य। और संतान की भूमिका में कौन है? भारत की पूरी जनता। इसीलिए इनको न्यायालय जाने से रोका है, क्योंकि एक पिता क्या चाहता है? उसकी संतान के लिए बेहतर से बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाना, अपनी संतान के भविष्य के लिए बेहतर से बेहतर काम करना। ठीक उसी तरह से राज्य भी चाहता है भारत के नागरिकों के लिए बेहतर से बेहतर काम करना, लेकिन राज्य के भी अपनी बाउंड्रीज हैं, उसके ऊपर भी कुछ बाध्यताएं हैं। क्या बाध्यताएं? हमारे संसाधन, हमारी जनसंख्या का विस्फोट हो जाना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का बढ़ना, तो ये सारी कहीं ना कहीं और अन्य भी बाध्यताएं हैं। तो ऐसे में राज्य समय समय पे यथास्थिति
जैसे समय हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो उस अनुसार और जितने संसाधन हो उस अनुसार नीतियों को एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसीलिए डीपीएसपी बनाए ही गए थे। तो यहाँ पे राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, बेकारी के समय, बुढ़ापे के समय, इसीलिए आप वृद्धावस्था पेंशन योजना देखते हैं, इसीलिए बेरोजगारी भत्ता जैसी स्कीम आप देखते हैं। क्यों राज्य ऐसा करता है, सरकारें क्यों करती हैं ये काम? क्योंकि ऐसा डीपीएसपी में लिखा गया है कि ये सारे काम करने भी राज्य का दायित्व है। तो यहाँ पे बुढ़ापे के लिए, बीमारी और निःशक्तता की अगर कोई स्थिति है तो उसमें, या फिर अन्य कोई अभाव की दशा है, कोई भूकंप है, कहीं पे बाढ़ आ गई है, कोई और ऐसी दशा है जिसमें लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा, यानी राज्य ऐसा सहयोग करेगा लोगों का, ऐसा उपबंध, ऐसे नियम कानून, ऐसी विधि बनाएगा ताकि लोगों को सहायता पहुंच सके। किस समय में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कोई बुढ़ापे का समय है, अगर बेरोजगारी का समय है, तो ऐसे समय में फिर राज्य मदद करेगा। ये बात यहाँ पे आर्टिकल 41 में लिख दी गई है। और क्योंकि काम पाने का अधिकार भी है लोगों को और इसके अलावा राज्य का दायित्व भी है कि लोगों को रोजगार प्राप्त हो, तो इसीलिए हम मनरेगा जैसी स्कीम देखते हैं। वो भी किसके तहत है? डीपीएसपी के तहत, कि राज्य को ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी ताकि लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 42 की। आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य काम की, अब देखिए केवल काम दे देने से कुछ नहीं होगा, या केवल बेरोजगारी भत्ता दे दिया, बुढ़ापे में पेंशन दे दी, उससे भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो रिसोर्सेज है उन पे इनका दबाव बढ़ता है। चाहिए क्या? चाहिए ये कि सभी को रोजगार मुहैया करवाया जाए। सरकार को, यानी हमारे राज्य को, देश को चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो भी कुशलता उसके पास है उसके अकॉर्डिंग उसके पास रोजगार होना चाहिए। उसको किसी चीज की सहायता की, जहां तक संभव हो सके सहायता की नीड ही ना हो, सरकार वो काम करे। यानी 100 रुपए अनुदान देने की बजाय 100 रुपए कमाए कैसे जाते हैं वो सिखा दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। उसके लिए आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दो, स्किल के अच्छे प्रोग्राम चलवा दो, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे राज्य काम की न्याय संगत भी और मानवोचित दशाओं को भी सुनिश्चित करेगा कि भी लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल तो सही है, वो ठीक जगह काम कर रहे हैं। तो न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए, और अगर कोई महिला है, और क्योंकि महिलाओं को चाहिए प्रसूति सहायता, जिस समय वो बेबी डिलीवर करें उस समय में, क्योंकि वो काम तो कर नहीं सकती, तो ऐसे में वो तो बेरोजगार हो जाएंगी। जिस समय वो भावी पीढ़ी को जन्म दे रही हैं, ऐसे में महिलाएं बेरोजगार हो जाएं, उनके पास अपने पोषण के लिए कोई पैसे ही ना हो, तो इसके लिए क्या चाहिए? प्रसूति सहायता। इसीलिए आप मैटरनिटी लीव, जो कि पेड लीव होती है, वो मिलती हैं, लेकिन मिलते सिर्फ कहाँ है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें नहीं मिलती। तो जब हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं तो हम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जो संगठित क्षेत्र हैं, उनके महत्व को समझते हैं। तो यहाँ पे प्रसूति सहायता, मैटरनिटी लीव दी जाती हैं और पेड लीव होती हैं वो। तो क्यों दी जाती हैं? क्योंकि ऐसा डीपीएसपी में राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार इसके लिए काम करे। तो सरकार ने बाकायदा अधिनियम बनाए हैं, इसके लिए एक्ट पास किए हैं। इस तरह के नियम कानून हैं हमारे देश में। अब बात करते हैं आर्टिकल 43 की। 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि होनी चाहिए, यानी इसी के आधार पे न्यूनतम वेतन, न्यूनतम मजदूरी दर जो होती है वो डिसाइड की जाती है कि कोई उससे कम पे किसी से काम नहीं करवा सकता। अगर सरकार इस पे ध्यान ना दे, अगर सरकार ऐसा कोई नियम ना बनाए, तो आप समझ सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी ऐसी बंदिशों के समय, या उन पे कोई किसी तरह की कोई समस्या है, ऐसे समय में कम मजदूरी पे भी काम कर लेंगे, जो कि व्यवहारिक तौर पे तो हमें देखने को मिलता ही है कि किस तरह से इस मजदूर वर्ग का कैसे शोषण होता है। और मजदूर वर्ग में आप केवल अशिक्षित लोगों को शामिल मत करना, पढ़े लिखे लिटरेट लोगों को आईटी सेक्टर जैसे सेक्टर्स के अंदर भी किस तरह से उनका शोषण होता है, ये आप डेली बेसिस पे न्यूज़ वगैरह में देखते ही होंगे। तो शोषण के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम वापस आते हैं डीपीएसपी पे। हम बात कर रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी दर जो निर्धारित की जाती है वो इसीलिए क्योंकि डीपीएसपी के तहत राज्य को ऐसा कहा गया है। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी भी होना आवश्यक है। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन के द्वारा या किसी अदर लॉ, किसी अदर रीति से, किसी अदर व्यवस्था से कृषि के, यानी रीति क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। कुछ कुछ शब्द सीधे संविधान से, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, आपको एज इट इज दिख रहे हैं। कारण क्या है? हम इनको समझ तो आम बोलचाल की भाषा में रहे हैं,
लेकिन अगर क्वेश्चन में सेम वर्ड आ जाए तो आपको यूं ना लगे कि ऐसा तो शब्द मैंने पहली बार देखा है, इससे पहले तो कभी देखा ही नहीं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए और उनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो सरकार कोई अन्य रीति से, किसी और तरीके से, रीति यानी किसी और तरीके से भी कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं भी सुनिश्चित करे और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, इसीलिए आप क्या देखते हैं कि दीपावली पे छुट्टियां होती हैं, होली पे छुट्टियां होती हैं, क्रिसमस पे छुट्टियां होती हैं, ईद पे छुट्टियां होती हैं। इसका मतलब सबको अपना सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी तो जीना होता है, और ऐसे में ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो छुट्टी ले रहे हैं, ऐसे में उनका वेतन कट जाएगा तो उनके ऊपर तो फिर वो छुट्टियां लेना, अपनी संस्कृति को मनाना, उसके लिए त्योहार सेलिब्रेट करना, ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखा गया है, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का भी जो हमारा राज्य है यानी हमारी सरकार है वो प्रयास करेगा। और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों, अब यहाँ पे आपको गांधी जी नजर आ रहे होंगे, उनके जो विचार हैं वो झलक रहे होंगे कि कुटीर उद्योग, हमें ज्यादा हाथों से उत्पादन चाहिए, हमें गांव के अंदर इस तरह की इकाइयां, यूनिट्स लगानी चाहिए ताकि गांव के लोगों का रोजगार गांव में ही सुनिश्चित हो सके। उन्हें क्यों अपने गांव, अपने घर, अपने खेत को छोड़कर शहरों की तरफ माइग्रेट करना पड़े, केवल इस आधार के लिए, केवल इस बात के लिए कि जो औद्योगिकरण है वो बहुत हद तक जो है वो शहरों तक ही सीमित है। तो गांव में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। तो कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। कौन ऐसा प्रयास करेगा? हमारी सरकार, हमारा राज्य। अब बात करते हैं 43 का ए, कैपिटल ए दिख रहा है, इसका मतलब इसके लिए भी अमेंडमेंट करना पड़ा। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था 1976 में और 3 जनवरी 1977 से ये प्रभावी हुआ था। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों को, उनके स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में, उनके मैनेजमेंट में जो काम करने वाले हैं कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान बनाएगा, इसके लिए लॉ बनाएगा या अन्य किसी रीति से, अदर किसी तरीके से कदम उठाएगा। तो इसके लिए भी जो काम में लगे हुए लोग हैं किसी प्रबंधन में या किसी उपक्रम में, किसी कंपनी में, तो उसके लिए भी राज्य क्या करेगा? कदम उठाएगा। इसीलिए अलग अलग नियम हम देखते हैं, अलग अलग अधिनियम हम देखते हैं। अब बात करते हैं 43 का ख, यानी 43 का बी आप कह सकते हैं या ख कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। इसमें कहा गया सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, ये काम भी किसका है? राज्य का। ये दायित्व भी किसका है? राज्य का। इसीलिए आप अमूल जैसी सहकारिता का, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, कोऑपरेटिव का अगर कोई बहुत बेस्ट एग्जांपल आपको देखना हो तो गुजरात का अमूल वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है। तो राज्य जो है वो सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक गठन, जो अपने आप गठन करना चाह रहे हैं उसमें, या फिर उसके स्वायत्त कार्य प्रणाली में, या फिर उसके लोकतांत्रिक नियंत्रण में और प्रबंधन का संवर्धन करने का, उसको और बढ़ाने का प्रयास करेगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ जो काम हो वो सहकारिता के आधार पे हो तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा मॉडल होता है ये। इसके लिए किया गया था 97वां 97th अमेंडमेंट, इसको जोड़ने के लिए आर्टिकल 43 को या आर्टिकल 43 ख को जोड़ने के लिए 97वां संविधान संशोधन किया गया था 2011 के अंदर, और ये प्रभावी हुआ था 15 फरवरी 2012 से। अब बात कर लेते हैं 40 में पंचायतों का गठन और 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो आर्टिकल 36 और 37 राज्य की परिभाषा और न्यायालय से बचाव के बाद पंचायतों का संगठन, और फिर यूसीसी, हम यूसीसी शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं इसको, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके लिए आपको डायरेक्ट ये 4 आर्टिकल याद रहने चाहिए, तो 40 और 44। तो 44वां क्या कहता है? समान सिविल संहिता। राज्य भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में यानी पूरे भारत के अंदर नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने का, उनको एक समान संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। तो सरकार अब ऐसी कोशिश कर भी रही है, तो एक समान कानून या समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब यहां से फिर एक प्यारा सीक्वेंस जनरेट होता है, 41, 42, 43 आप याद रख ले जाते हैं। इसके बाद फिर से एक सीक्वेंस जनरेट होता है 44 के बाद से। आर्टिकल 45 सबसे पहले बात करता है 6 वर्ष से कम, यानी आप चाइल्ड पे आ जाइए, बच्चों पे आ जाइए, 0 से 6 वर्ष, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं
उसकी देखभाल के लिए, इसीलिए आप आंगनबाड़ी प्रोग्राम देखते होंगे। आप देखते होंगे कैसे आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं, और वो किसके लिए होते हैं? वो छोटे बच्चों के लिए होते हैं। तो 6 वर्ष की आयु के लिए, और क्योंकि 6 से 14 वर्ष और इसके बाद तो शिक्षा अनिवार्य कर ही दी गई है, आर्टिकल 21A मूल अधिकारी बना दिया गया है, तो उसके लिए तो प्रावधान है ही। लेकिन यहाँ पे राज्य का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि वो ऐसी नीतियां बनाए, इस तरह के जो हैं वो संस्थान खोले जिसके अंदर 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए और उनकी प्रारंभिक शिक्षा का काम हो सके। तो जब हमने बात की कि सबके लिए एक जैसे नियम कानून है, उसके तुरंत बाद आप आ जाइए शिक्षा के ऊपर कि सबसे पहले बच्चों की शिक्षा कहाँ पे है? 45 के अंदर। आर्टिकल 46 बात करता है SC ST या अदर कोई वीकर सेक्शन है उसकी शिक्षा के लिए और उसके आर्थिक हितों के लिए राज्य काम करे। अब आप याद रखिए कि जब शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, पहले बच्चों की, उसके बाद हमने कहा SC ST और जो अदर वीकर सेक्शन है उसकी शिक्षा और उसके आर्थिक हित। तो क्या खाली पेट कभी कोई शिक्षा ले सकता है? आप बिल्कुल भूखे हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप 1 घंटे पढ़ो, आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। आपका कंसंट्रेशन, आपका दिमाग की हानि भरेगा कि हाँ भाई आप पढ़ लो। इसका मतलब पेट भरा होना चाहिए। तो तुरंत याद रखिए आर्टिकल 45, 46 शिक्षा की बात करके, आर्टिकल 47 बात करता है पोषाहार की, और इसी आधार पे मिड डे मील जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो सभी राज्यों के अंदर वो इसीलिए चलाए गए हैं क्योंकि राज्य का ये कर्तव्य है कि पोषाहार को सुनिश्चित करे। अब जहाँ पे पोषाहार को सुनिश्चित करना है, इसका मतलब वहाँ पे मादक पदार्थों पे जो स्वास्थ्य को खराब करते हैं, पोषाहार दे रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, इसका मतलब उन पदार्थों को हटाना भी तो पड़ेगा, प्रतिबंधित भी तो करना पड़ेगा जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी दवाइयां जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जो मादक पेय पदार्थ हैं, वो ये सब राज्य क्या करेगा? प्रतिबंधित करेगा, प्रतिषेध करेगा इनका। इसका मतलब आर्टिकल 47 क्या कहता है? पोषाहार और मादक पदार्थों पे रोक, जो सीधे हम याद करने की सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद में अब आप सोचिए पोषाहार कब मिल सकता है? सभी लोगों को पर्याप्त भोजन कब मिल सकता है? जब हमारी कृषि में खूब उत्पादन हो, खूब सारा प्रोडक्शन हमारे पास हो। तो इसका मतलब कृषि और पशुपालन के लिए राज्य काम करेगा, ऐसा आर्टिकल 48 में लिख दिया गया। अब आप सोचिए कृषि कब बेहतर हो सकती है? हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कब अच्छा होता है? जब हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, जब हम मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाते हैं, जब हम जल को प्रदूषित होने से बचाते हैं, जब हम वायु को प्रदूषित होने से बचाते हैं। इसका मतलब राज्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी काम करेगा, क्योंकि वो भी तो हमारे लिए, इकोसिस्टम के लिए जरूरी है कि मनुष्य का जीवन अर्थ पे बना रहे। ये अद्भुत गोला जो है वो अपनी अद्भुतता को बनाए रख सके, उसके लिए जरूरी है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात आर्टिकल 48A में कह दी गई है। इसके बाद अब 48 तक सारी बातें हो गई, हमने शिक्षा दे दी, हमने भोजन की पे भी नीतियां बना ली। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो पोषाहार के लिए भी काम करे, राज्य का कर्तव्य वो कृषि में भी इनोवेशन लेकर आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, सारे कर्तव्यों की बात कर ली मनुष्यों के अकॉर्डिंग। अब आ जाइए कि हमारे ऐसे भी तो स्मारक हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जो हम चाहते हैं भावी पीढ़ी भी देखे कि भारत क्या है। तो ऐसे में ऐसे स्मारक जिनका ऐतिहासिक महत्व है, ऐसी जगहें, ऐसे स्थान, उनका भी राज्य संरक्षण करे। तो इस तरह के जो अधिनियम हैं, नियम हैं, वो भी बना रखे हैं, राज्य के द्वारा बनाए गए हैं। तो राज्य स्थानों का, स्मारकों का, इनका संरक्षण करे, आर्टिकल 49 में लिख दिया। आर्टिकल 50 बात करता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, जो कि हम संविधान के अलग अलग प्रावधानों को देखते समय डिस्कस करते हैं कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जरूरी था, तो आर्टिकल 50 में लिख दिया गया। आर्टिकल 51 बात करता है, क्योंकि इसे याद करने का तरीका ही हमेशा हम यही आपस में डिस्कस करते हैं कि क्योंकि भारत में जो काम होने थे, राज्य के जो दायित्व थे, उनकी बात हो गई। अब भारत जो है वो विश्व गुरु था भी, बनना भी चाहता है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए भी जिम्मेवारी बनती है भारत की कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, इसके लिए भी प्रयास करे। तो ये भी राज्य का दायित्व है। कहाँ लिख दिया गया है? अनुच्छेद 51 में। और इसी के साथ खत्म कर दिए गए हैं DPSP। आई होप ये जो 3-4 आर्टिकल हैं जो आपको सीधे याद रखने हैं, उसके बाद एक जो सीक्वेंस जनरेट किया है, आई होप वो आपको याद रह पाएगा। ठीक है, आप 1 या 2 बार दोहराएंगे, डेफिनेटली याद हो जाएगा। इजी हैं। और याद करने क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपने याद नहीं किया है तो आप उसके साथ डील नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यहाँ से, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आपको याद करने हैं। 2-3 बार दोहराएंगे, याद हो जाएगा।
अब देखिए आर्टिकल 45, अब हम फटाफट पढ़ लेते हैं क्योंकि इनका सीक्वेंस हमने जनरेट कर लिया है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा राज्य। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक यानी 6 वर्ष तक के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करेगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो 2010 से लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था, ये पारित किया गया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 46 की। जब बात शिक्षा की है तो SC ST के लिए भी प्रावधान किए जाएंगे। राज्य जो है वो दुर्बल वीकर सेक्शन के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए, शिक्षा के लिए भी और उनके आर्थिक हितों के लिए भी विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा भी करेगा। तो ऐसा भी राज्य का दायित्व है। आर्टिकल 47 बात करता है अब शिक्षा दे दी है तो पोषाहार तो चाहिए ही चाहिए, पेट भरा होना जरूरी है। तो राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के अंदर मानेगा। इनके लिए सबसे पहले काम करेगा क्योंकि सबसे पहली आधारभूत आवश्यकता ही क्या होती है? भोजन। तो इसलिए प्राथमिक कर्तव्य, तो अगर लाइन को घुमा फिरा करके भी दिया जाए कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 47 के अंदर राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बताया। इससे पहले कहीं हमने नहीं कहा कि ये राज्य का सबसे प्राथमिक ड्यूटी है, सबसे प्राइमरी ड्यूटी है। यहाँ पे कह रहे हैं ये राज्य अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो औषधियां हैं, हाँ जो जरूरी दवाइयां हैं उनको तो मुहैया करवाएगा, लेकिन जो आवश्यक नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा राज्य। इसीलिए बहुत से स्टेट ने मादक पदार्थों पर रोक लगाते हुए खुद को ड्राई स्टेट घोषित कर रखा है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? राज्य अब पोषाहार देने के लिए, आप सीक्वेंस वही रखिए, पोषाहार देना है तो कृषि तो चाहिए, कृषि में उत्पादन चाहिए। तो राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से, यानी इनके अंदर टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, इनोवेशन लेके आएगा, उस पर खर्च करेगा। तो इन प्रणालियों में संगठित करने का प्रयास करेगा। विशिष्टतया, अब देखिए आपको जब संविधान के जो प्रावधान हैं वो जब आपको पता होते हैं, चाहे अब जब आप आम नागरिक की भूमिका में होते हैं तो चाहे आपको डायरेक्ट आर्टिकल ना पता हो लेकिन आपको प्रावधान पता है, तो ऐसे में ना आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। जैसे अगर राज्य, अगर सरकार गाय को बचाने के लिए, बछड़ों के लिए, या जो वाहक हैं, जो बोझा ढोने का, जो एज ए ट्रांसपोर्टेशन जो पशु काम करते हैं, उनके लिए अगर कोई नियम कानून, कोई विधि बनाती है सरकार, तो वो किसके तहत बना रही है? DPSP के तहत। तो ऐसे में आप उसे किसी रिलीजन से या किसी समाज के अन्य वर्ग से या किसी ऐसी चीज से जोड़कर मत देखा करिए, क्योंकि आपको संविधान पता होने की अपनी खूबसूरती है, फिर आप किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट क्या लिखा गया है DPSP के अनुच्छेद 48 के अंदर 48 में कि राज्य जो है वो विशिष्टतया गायों की, बछड़ों की या अन्य दुधारू जो पशु हैं उनकी, और वाहक पशु यानी जो बोझा ढोने का काम करते हैं उनकी नस्लों के परिरक्षण की, उनको बचाएगा, उनकी नस्ल बचाएगा, परिरक्षण की और ज्यादा सुधार करने के लिए, और उनके वध का प्रतिषेध। इसीलिए बहुत से राज्यों ने इनके वध को, इनको काटने के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि DPSP में ये कहा गया है, बकायदा हमारी संविधान सभा ने ये बात कही थी कि राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा। तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, और राज्य का मतलब जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो भी तो राज्य में आती हैं, तो इसका मतलब अगर राज्य सरकारें अपने विधानमंडल में ऐसा कोई विधि, नियम, कानून बनाती हैं तो ध्यान रखना है आपको उसे किसी और चीज से जोड़कर नहीं देखना, आपको संविधान से उसे जोड़ना है। तो यहाँ पे सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध, उनके वध को रोकने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये बात आर्टिकल 48 में लिखी गई है। अगर आपसे कोई बहस भी करता है तो सोचिए, आपको जब संविधान में जो प्रावधान है वो पता होते हैं, आप तुरंत आंसर कीजिए आर्टिकल 48 जाकर पढ़ो और उसके बाद बात करो, है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 48A की। ए है तो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण, और इसीलिए हमारे यहाँ पे हमारे वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी अधिनियम बनाए गए हैं। 1972 को याद कीजिए, 1980 को याद कीजिए, यानी पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य का दायित्व है, इसीलिए राज्य ने ऐसे संरक्षण के अधिनियम बनाए हैं। तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन और वन्य जीवों का रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये कब जोड़ा गया था? क्योंकि अमेंडमेंट लिखा गया है
तो 42वें के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जो कि 1976 के अंदर ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था और 77 से ये प्रभावी था। अब बात कर लेते हैं 49 की, कि सबकी बात हो गई है। हमने मनुष्यों की यानी नागरिकों की शिक्षा की बात कर ली है, वीकर सेक्शन की शिक्षा की बात कर ली है, पोषाहार की बात कर ली है, कृषि की बात कर ली है, पर्यावरण के संरक्षण की बात कर ली है। अब बात कीजिए कि हमारा जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट है, उनको भी तो बचा के रखना है। तो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना ये भी दायित्व है, ड्यूटी है हमारी सरकार, हमारे राज्य की। संसद जो है वो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन जो राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए स्थान है, कलात्मक या ऐतिहासिक जिनका महत्व है, ऐसे संस्मारक है, मॉन्यूमेंट है या कोई स्थान है या कोई वस्तु है, उसको यथास्थिति, लूंठन, ये जो शब्द हैं ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप ना घबराए नहीं, यानी उनको फ्रेगनेंट होने से या फिर उनको वो भुरभुरा ना जाएं, वो विखंडित ना हो जाएं, वो टूट ना जाएं, उनको कोई तोड़ ना दे, ये सारे शब्द। तो ये सारे शब्द क्या लिखे गए हैं यहाँ पे? शब्द आपको अजीब लग सकते हैं, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन, ये हिंदी के ही शब्द हैं। अचानक एग्जाम हॉल में देखकर आपको यूं ना लगे ये तो मैंने नहीं देखे थे, कभी पढ़े ही नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। बेसिकली इनका मतलब क्या है? उनका क्षरण होने से बचाना है, उनको खंडित होने से बचाना है, उनको कोई चुरा ना ले जाए, उनका कोई निर्यात ना कर दे कहीं पे, ये शब्द भी जोड़ा गया है। व्ययन और निर्यात, यानी कोई उनका निर्यात एक्सपोर्ट कहीं और ना कर दे, इसके लिए सरकार क्या करेगी? नियम बनाएगी। तो उनका संरक्षण करना भी राज्य की बाध्यता होगी। बाध्यता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भावी पीढ़ी अदरवाइज क्या चीजें देखेगी, क्या ऐतिहासिक महत्व को समझ पाएगी। तो भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक है हम इन सब चीजों को बचा कर रखें। इसीलिए जब आप किसी ऐसे स्थान पे घूमने जाते हैं तो उसको नुकसान ना पहुंचाएं कभी भी, है ना। आप देखते होंगे कि किस तरह से हम सभी मिलकर के ही उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। बहुत बार आप ऐसी जगह घूमने गए होंगे जहाँ पे जो पुराने महल, किले हैं, उनका संरक्षण करना हमारा काम होना चाहिए, लेकिन हम उनको क्षति पहुंचा देते हैं। और फिर हम बहुत बार किसी अदर एक्सक्यूज का भी सहारा ले लेते हैं, कोई और एक्सक्यूज बना लेते हैं कि नहीं ये ना आम जनता के शोषण से बनाए गए महल हैं, हमें पूरा अधिकार है कि इनको तोड़ दिया जाए। नहीं, अब ऐसा कोई अधिकार नहीं है हमारा। खैर वापस आते हैं यहाँ पे आर्टिकल 50, बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, छोटा सा अनुच्छेद है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अब बात करते हैं 51 की। यहाँ पे जो भारत है वो ऐसी भूमिका में, ऐसे मध्यस्थ में, ऐसा मीडिएटर बनेगा, कोऑर्डिनेटर बनेगा कि पूरे विश्व में शांति हो सके, पूरा विश्व सुरक्षित महसूस करे, ऐसा काम भारत करेगा। तो संविधान निर्माताओं की बहुत दूरगामी सोच थी, वो चाहते थे भारत वही स्थान फिर से हासिल करे जो हम इतिहास में भारत के लिए डिस्कस करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राज्य अंतर्राष्ट्रीय, एक लाइन में याद करने के लिए तो आप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा याद रखेंगे। फिर इसके अंदर 4 क्लोज है, ABCD, ये चारों क्लोज क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा हमारा राज्य। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का भी काम करेगा हमारा राज्य। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति एक रेस्पेक्ट, एक आदर का भाव होना चाहिए, वो बढ़ाने का प्रयास करेगा हमारा भारत। इसीलिए गुट निरपेक्ष, पंचशील, ये सिद्धांत क्या बताते हैं कि हमारी सरकारों ने काम किया है, उन्हीं सिद्धांतों को अपनाया है जो DPSP के तहत दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन करेगा या ऐसा प्रयास करेगा कि अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद, इसीलिए आप देखते होंगे ना कि चाहे वो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इजराइल और पैलेस्टाइन का हो, चाहे विश्व में अन्य कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, भारत की कोशिश रहती है। ऐसी कोशिश क्यों कर, अब हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि भारत की चीजें तो संभल ही नहीं रही हैं, हमारी सरकार या हमारी सरकार में आपको कभी राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, कभी विदेश मंत्री या कोई अन्य आपको दिख जाते हैं कि वो यूक्रेन पे क्या कह रहे हैं, वो रशिया के साथ क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लग सकता है ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, पहले भारत की समस्याओं को तो निपटा लो। तो भारत की समस्याओं, हमारे देश की समस्याओं के साथ साथ विश्व की समस्याएं भी हमारी ही होती हैं। स्टैंड लेना होता है, एक देश को दूसरे देश के लिए लेना भी चाहिए, मानवता के नाते ही सही। भाई उन देशों में भी जो लोग रह रहे हैं तो मनुष्य ही, तो मानवता के नाते ही सही। खैर जो भी है, भारत की कोशिश क्या रहती है, भारत कौन सी तरफ खड़ा मिलता है? जहां शांति हो, जहां सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली बात हो। भारत कभी भी झगड़े को बढ़ाता नहीं है, राइट, क्योंकि ऐसा हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने बकायदा आर्टिकल 51 में लिखा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए काम करेगा। फिर ये 4 प्रावधान भी लिखे गए, तो इसलिए राज्य ऐसा करता है।
तो जब अब कभी आपका अपने दोस्त के साथ या किसी अदर पर्सन के साथ कोई बात हो तो आप तुरंत आर्टिकल दे करके आंसर करना उस चीज का, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो अभी तक संशोधन किए गए हैं, पूछा जा सकता है कौन कौन से ऐसे संशोधन हैं जिनका संबंध है डीपीएसपी से। तो 42 हमने बार बार डिस्कस किया है, 44 हमने डिस्कस किया है, इसके अलावा 86वां हमने डिस्कस किया है। 42 अमेंडमेंट के द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 39 च या एफ आप कह सकते हैं जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 ए जो कैपिटल ए है वो जोड़ा गया था। आर्टिकल 43 क जोड़ा गया था और अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया था। क्या क्या हैं ये अनुच्छेद, आपको तुरंत रिकॉल होने चाहिए। जैसे ही 48 ए की बात कर रहे हैं, क की बात कर रहे हैं, वैसे तो तुरंत कि हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए बात कही थी, राइट, और वन और वन्य जीवों के संरक्षण और उनके संवर्धन की। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से अनुच्छेदों में बदलाव किया गया था, तो अनुच्छेद 38 का 1 और 2 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अंदर। सबसे ज्यादा 42वें का ही ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 39 में 39 क भी, आर्टिकल 43 क भी और आर्टिकल 48 क या कैपिटल ए, जो भी आप ध्यान रखना चाहें। इसके अलावा 86वां, ये तो था ही इंपॉर्टेंट कि 0 से 6 आयु के बच्चों के लिए हमने प्रावधान देखा था, अनुच्छेद 45। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कि जो शैशवावस्था है, 0 से 6 वर्ष की जो आयु है, उनकी देखभाल करना और उनको शिक्षा देना ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य इसके लिए प्रयास करेगा, राज्य ने प्रयास किए भी हैं। इसके अलावा 97वां जिसका संबंध है डीपीएसपी से, 97th अमेंडमेंट किया गया था और इसके तहत अनुच्छेद 43 ख या 43 बी को जोड़ा गया था। 7वां संविधान संशोधन, इसका संबंध भी किससे है, डीपीएसपी से। 7वां है 1956, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय की बात है। इसमें अनुच्छेद 49 के अंदर बदलाव किया गया था। तो ये थे हमारे डीपीएसपी। आई होप आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को खूब एंजॉय किया होगा, एक सीक्वेंस आपके दिमाग में कुछ जनरेट हुई होगी। इसके अलावा कुछ अदर ट्रिक भी आप बनाना चाहें तो कभी कभी थोड़ी कुछ ट्रिक ऐसी भी रहनी चाहिए जो आपकी खुद की हो, आपने खुद जनरेट की हो, तो आपको वो ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान भी रहती हैं। बाकी हमने जिस तरह से सीक्वेंस सेट की है, आप 1-2 बार दोहराएंगे आपको याद रह जाएगा। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ से लिए है, प्रेरणा क्या थी, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, क्या माना गया है, और इसके अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इनके बारे में, ये इंपॉर्टेंट हैं ये बातें, जहाँ से घुमा फिराकर लैंग्वेज से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये थे डीपीएसपी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।